चौधरी चरण सिंह को देश में बड़े किसान नेताओं में से एक माना जाता है। आज उनकी जयंती पर लगभग सभी दलों ने उन्हें नमन किया। चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर कई कार्यक्रम किए गए। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। चरण सिंह की विरासत को लेकर हर दल के अपने अपने दावे हैं। लखनऊ में जहां सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई और पुष्प अर्पित किए, तो वहीं हापुड़ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इटावा में अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह को याद किया। जयपुर की बात करें तो किसान सम्मेलन में पहुंचे जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की उन्होंने मांग की। तो सवाल वही, जाटलैंड की जंग, चौधरी आखिर किसके संग? जाटलैंड का चौधरी आखिर कौन? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह को नमन, एसपी बीजेपी ने किया याद। वहीं अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे कि किसान नेताओं में जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, तो आप चौधरी चरण सिंह जी को पाएंगे। कि चौधरी साहब ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, देश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो काम किए, उन कामों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी ओर लेता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग। तो चौधरी साहब का नाम ऐसा है, मन से ये बात भी रखी गई कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, जो बिल्कुल व्यावहारिक मांग है, न्याय उचित मांग है। नाम पर घमासान, किसके चौधरी? जयंत चौधरी तो आज उस पार्टी के साथ है जिसके बारे में चौधरी अजीत सिंह ने कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। किसान विरासत की सियासत। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, जो किसानों से आय दुगनी करने का वादा किया था, जो गन्ना भुगतान का वादा किया था, उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, किसानों के साथ खड़ी नहीं होती। तो सवाल यही कि 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जाटलैंड की जंग, और सवाल यही कि चौधरी यानी जाट किसके संग? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं जो पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमाम वहीद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलडी प्रवक्ता वेद मिश्र जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30-30 सेकंड में आप सभी लोग अपनी बात रखिए। शुरुआत राजेश चौधरी जी से करते हैं। राजेश चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी यानी जाट कितना अहम हो गया, हम सबने देखा। अब मौका बेशक चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती का है, लेकिन यहां तो होड़ सी मच गई कि चौधरी आखिर किसके हैं। भाजपा अपना दावा कर रही है, आरएलडी का अपना दावा है, सपा भी दावा कर रही है। तो चौधरी चरण सिंह जी का बहाना एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों का चौधरी कौन है, इस पर है निशाना। 30 सेकंड। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसी वर्ग के नेता, किसी समाज के नेता, किसी जाति के नेता नहीं थे। वो किसानों के नेता थे। उनके हृदय में किसान बसते थे। वो किसान के लिए जीते थे, किसानों की सेवा करते करते इस दुनिया से चले गए। चौधरी चरण सिंह जी को बांटना, चौधरी चरण सिंह जी की के ऊपर राजनीति करना, ये तो बहुत छोटी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी तो चौधरी साहब की विचारधारा को लेकर के चलती है, और जिस तरह से चौधरी साहब समर्पित होकर के किसानों के लिए काम करते थे, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से किसानों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। ठीक है राजेश चौधरी, 30 सेकंड पूरे। एसपी प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ है। महेश आर्य जी, 30 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क। इटावा में आज पूरा यादव परिवार पहुंचा। अखिलेश यादव वहां थे, डिंपल यादव वहां पे थी, शिवपाल यादव वहां थे, उनके पुत्र भी वहां थे। चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि भी दी गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि यहां के चौधरी हम हैं। के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के संस्थापक, संरक्षक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी, जो अब बीच में नहीं है, वो पूरी तरह से उनको गुरु मानते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे। और चौधरी चरण सिंह चौधरी साहब भी उनको अपना शिष्य मानते थे, यहाँ तक कि उनको पुत्र की तरह स्नेह देते थे। तो हमारी पार्टी तो पहले से ही कोई ऐसा नहीं है, पूरे उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और जब भी
हमारी पार्टी को मौका मिला, चाहे नेताजी के में मुख्यमंत्री के काल में देखिए, चाहे अखिलेश जी के मुख्यमंत्री काल के रूप में देखिए, किसानों के हितों के लिए योजनाएं बनाई गई और उनके लिए ठीक है महेश जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। हमाम वहीद जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमाम जी, 30 सेकंड आपका रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह को मैं नमन करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो चौधरी चरण सिंह का सपना था, जिस सपने को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, किसानों के कल्याण की जो बात उन्होंने की थी, कांग्रेस पार्टी निरंतर किसानों के हित के लिए काम कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहने को तो कुछ करती है, लेकिन किसानों के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून बनाए। और आपने देखा वही जी, 30 सेकंड पूरे, आगे फिर लौटेंगे आपके पास। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। वेद मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ। आरएलडी ने तो वेद जी भारत रत्न देने की मांग की है आज चौधरी चरण सिंह जी को। जी, चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना काम किसानों के लिए किया, लघु सीमांत किसानों के लिए किया, और आम किसान के लिए जो उनकी सोच और जो उनका चिंतन था, उसके लिए उनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। यह राष्ट्रीय लोक दल की मांग है। और जिस तरीके का काम उनके द्वारा किया गया है, वर्तमान सरकार उस कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। रुक करेंगे संजय राणा जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। संजय राणा जी, अलग अलग मंच रहे हो, अलग अलग पार्टी के, चौधरी चरण सिंह जी को सबने नमन किया है, लेकिन उसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां की सियासत और जाट वोट बैंक तक भी कोई संदेश पहुंचाया गया क्या आज? जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी चरण सिंह एक मसीहा थे, वो किसानों के मसीहा थे। अगर आप मंडी का बात करेंगे तो मंडी जो प्रथा है उत्तर प्रदेश में लाने वाले वही थे। वो हमेशा किसानों से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रहे। जहां तक बात आती है जाट लैंड के, जाटों के वोटों के कब्जे की, हमें नहीं लगता है कि उनकी अपनी पार्टी आरएलडी जो उनके पोते हैं जयंत चौधरी साहब, उसको लेके चल पा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी। आपको पता होगा अजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने। तो ये बोलना बहुत ही अनुचित हो जाएगा कि आरएलडी उनकी विरासत को लेकर चल रही है, समाजवादी पार्टी चल रही है। देखिए, वो राष्ट्र के आइकन थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनको सबके थे, किसी पार्टी ठीक है संजय जी, आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट रखा कि वो तो देश के नेता थे। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, और किसानों के लिए जो काम किए चौधरी चरण सिंह जी ने, वो उसको बहुत ज्यादा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज वर्ग तक है कि वो क्या थे किसानों के लिए और शोषितों के लिए। सबसे पहले पिछड़ों की बात उन्होंने की थी, किसानों की बात उन्होंने की थी, वंचितों की बात उन्होंने की थी। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं, और शुरुआत सबसे पहले वेद मिश्रा जी आपसे, चूंकि अभी अभी राजनीतिक विश्लेषक उनका यह मानना था कि चौधरी चरण सिंह जी की असली विरासत को ना तो आप बढ़ा पा रहे हैं, ना ही समाजवादी पार्टी। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, लेकिन विशेषकर किसानों, शोषितों और पिछड़ों को सबसे पहले उनके हितों को आगे रखने वाले वही थे। तो उस कसौटी पर आप कहां खरे उतरे? देखिए, ऐसा है कि अभी हाल में चुनाव हुआ खतौली में, हमने सब को साथ में लेकर के, सबके साथ मिल करके और सारे वर्ग विशेष को मिल करके हमने वहां काम किया और हमारी जीत हासिल हुई। जो चौधरी साहब का सपना था कि किसानों को उनका हक मिले, वो लड़ाई केवल राष्ट्रीय लोकदल ही लड़ रहा है, बाकी सारी पार्टियां तो किसानों के लेकिन वेद जी, आप जिसके साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, मतलब आपके जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, उनके लिए भी आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे चले जाएं तो कहा यह जाता है कि चौधरी अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं बनने दिया। वो उस वक्त की राजनीति थी। और दूसरा, आपको याद ही होगा, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसके आगे मुझे पूरा करने की जरूरत है, आज उसी के साथ गठबंधन आप कर रहे हैं। सही मैसेज जा रहा है आपके वोट बैंक तक चौधरी चरण सिंह जी की जिस विरासत की आप बात करते हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। वो दौर अलग था जब मुलायम सिंह जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, या उस समय कौन सी परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई जिस परिस्थितियों में अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए। लेकिन वर्तमान समय की जो राजनीति है, वो हम लोगों को साथ साथ काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अभी हमने आजाद पार्टी को भी अपने साथ जोड़ा है। तो पुराने परिप्रेक्ष्य में जाकर के हम वर्तमान को नहीं देख सकते। अगर वर्तमान पुराने आपका यह कहना है समय बदला, समीकरण बदली, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, इसमें आपको फिलहाल सपा के साथ जाना सही लग रहा है। राजेश चौधरी जी खतौली में, ठीक है लौटेंगे आपके पास। राजेश चौधरी जी, खतौली का उपचुनाव जीती है अभी अभी आरएलडी,
मतलब सपा और आरएलडी का दोनों ही सहयोगी दल हैं, तो ये इसको एक मॉडल मान के चल रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में। और अभी उसको कोट भी कर रहे थे आरएलडी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि यही मॉडल अब आगे भी जारी रहेगा। और जयंत चौधरी तो आज पूरे विपक्ष से अपील करते हुए नजर आए कि सभी एकजुट हो जाएं। खतौली में उनको कामयाबी मिली, इससे वो उत्साहित हैं। देखिए, चुनाव को लेकर के मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहूंगा, खतौली ये जीते, रामपुर हारे हैं, रामपुर लोकसभा हारे, आजमगढ़ हारे। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं चौधरी साहब की विचारधारा की, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक मूलभूत अंतर है, उसको आपको समझना होगा। चौधरी साहब जब तक बहुत बड़े नेता नहीं बने थे, 1967 में कुछ एमएलए लेकर के कांग्रेस से बाहर आए और जनसंघ और तत्कालीन जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी आज है, उन्होंने ही सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में चौधरी साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और दूसरी 1989 हमको सबको याद है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, विधायक दल का नेता चुनने के लिए वोटिंग कराई गई विधायकों की, और वोटिंग में उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को मुलायम सिंह यादव जी ने पराजित किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कैसे उत्तराधिकारी हैं, कैसे गुरु उनको मानते थे, पुत्र के साथ क्या उनको व्यवहार किया, ये पूरी दुनिया, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये बेमेल जोड़ी है, राजनीतिक स्वार्थ बस ये इकट्ठे हुए हैं, बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। और नहीं इनका चौधरी साहब की विचारधारा से दूर दूर तक कोई मतलब है। चौधरी साहब तो परिवारवाद के घोर विरोधी थे, वो तो कहते थे कि किसान का बेटा ही किसान नेता बनना चाहिए, मेरा पुत्र भी यदि राजनीति में आए तो किसानों उसके साथ मत खड़े होना, क्योंकि वो नहीं जानता किसानी, वो तो इंजीनियर है, वो तो रहता है अमेरिका में, और यहाँ तो पोता आ गया जिसने भारत में जन्म ही नहीं लिया। तो ये वो तो परिवारवाद के घोर विरोधी थे। अब कैसी नीतियां इनकी हैं, कैसे चौधरी साहब के अनुयायी बनकर के उनके पद चिन्हों पर चलने में समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो प्रश्न वही है कि आखिर चौधरी किसके, महेश आर्या जी, बेमेल जोड़ी कहा जा रहा है सपा और आरएलडी के गठबंधन को, कि ये बेमेल जोड़ी है। कहीं से कहीं तक आप इतिहास उठाकर देखिए, आप राजनीतिक समीकरण उठाकर के देखिए, आप उन भाषणों को, उन बातों को याद कीजिए चौधरी चरण सिंह की, उस लिहाज से भी आज जो समीकरण बिठाए हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मिलकर, उसको बेमेल जोड़ी कह रही है भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसका कोई न कोई सिद्धांत है, न कोई विचार है। ये तो पूरी तरह से वोट की राजनीति करती है और डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपनाती है। आज भी जब हम लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के परिवार इकट्ठा हुआ है तो उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा गठबंधन है, महागठबंधन होगा, कि ये पूरा तरह से उत्तर प्रदेश में 2024 में सफाया होंगे और 27 में साफ हो जाएंगे। अब जो चौधरी साहब के प्रति इतना घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, न जाने कैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके चौधरी साहब के प्रति इनके दिलों में जरा भी कोई सम्मान रहा हो। अगर ये कहते हैं कि भाई इस तरीके से समाजवादी पार्टी चौधरी साहब की नीति पे नहीं चाहिए, चौधरी साहब की पूरी उत्तराधिकारी के रूप में उनका पूरा नीतियों को नेताजी मुलायम सिंह जी ने लागू किया, किसानों के लिए सारी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए किए, इसलिए धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, गरीब मजदूर सबके लिए काम किया। इसी तरह से अभी जब हाथरस में जब बहनी बेटी के साथ अत्याचार हुआ था तो चौधरी साहब के पोते आदरणीय जयंत चौधरी जब उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए गए, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका अपमान किया, लाठियां भांजी। और उनका जिस तरह से मानना था जयंत चौधरी साहब का कि यदि उनके अनुयायी उनके साथ नहीं होते और उनकी रक्षा नहीं करते तो मुझे लगता है उनकी हत्या भी करा देते। इनका तो कोई भरोसा नहीं है। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से वोटों की खातिर उनके लिए घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। इनके दिल में कभी भी उनके पर दर्द नहीं रहा। किसान, आपको मालूम है कि उन्हीं किसानों के लिए जिनके लिए चौधरी साहब उनके मसीहा माने जाते हैं, उनके लिए जीते थे, मरते थे, उन्हीं किसानों के लिए इनकी सरकार ने काले कानून बनाए और उन काले कानूनों को रोकने के लिए पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान। ठीक है महेश आर्या जी, वो किसान वो कानून वापस ले लिए गए, ठीक है, वो कानून वापस ले लिए गए और उस सबको आगे रखकर आप लोग चुनाव भी लड़ लिए। ठीक है, रुक करेंगे। हमाम वहीद साहब का वो इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता। हमाम जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने ही सिर्फ किसानों के बारे में सोचा है, सिवाय कर्ज माफी के और क्या आपने किसानों के एम्पावरमेंट के लिए किया है, बताइए मुझे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो नीति है, वो किसानों के, शोषित, पिछड़े सबके लिए है और हमने किसानों के लिए लगातार काम किए हैं। और जो हम करते हैं, जो चौधरी चरण सिंह का सपना था, हम उसी सपने को साकार करने के लिए हमने किसानों के 72,000 करोड़ कर्जा माफी की है। मैंने आपसे शुरू में कह दिया था हमाम साहब, सिवाय कर्जा माफी के आपने किसानों के लिए क्या कहा है, और मैंने एक वर्ड यूज किया, एम्पावर।
मैं कहना चाहता हूं कर्जा माफ करना के लोकसभा चुनाव और में उनको एम्पावर करना, जिस आय दोगुनी करने की बात कही जाती है, उनकी परिस्थिति को सुधारने की बात की जाती है, आपने क्या किया उसके लिए? बिल्कुल उसी सिमत कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, जिन्होंने कर्जा माफ करने से तो यथास्थिति में रहे, वो जिस परिस्थिति में थे, ठीक है, आपने कर्जा माफ कर दिया, वो वहीं के वहीं रहे, वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। किए गए थे जो किसानों से वादे किए गए थे, मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि उनकी इनकम डबल कर देंगे। अब आप मोदी सरकार पर आ गए। मैं पूछूंगी राजेश चौधरी जी से ये सवाल, मैं पूछूंगी सवाल कि आपने वादा किया था इनकम डबल करने का, लेकिन आपने शुरू में ही कहा कि किसानों के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सोचा और हमने बहुत बहुत किया। तो मैं कह रही हूं कि ज्यादा नहीं, 1 2 3 पॉइंट्स बता दीजिए क्या किया आपने। बिल्कुल किसानों की कर्जा माफी की बात की, हमने पंजाब में एमएसपी की गारंटी दिया, और हम जो कानून बना रहे थे वो किसानों की खुशहाली के लिए, उसके कल्याण के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का हनन करके किसानों के जो अधिकार थे उसको तोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ही में वेस्टर्न यूपी के जो किसान 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस उम्मीद से सत्ता सिंहासन पर बैठाने का काम किया था कि जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी, आज वो वादे में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम है। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है कि मुंह में राम बगल में नाथूराम, ये कहते कुछ है करते कुछ और में, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं, जो आदर्श। ठीक है, फिलहाल आपने क्या क्या किया उनमें से आप 3 बातें तो मुझे नहीं गिनवा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा समय और ले लीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया उसका जवाब राजेश चौधरी जी से ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई, विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि आप लोगों के तो मैनिफेस्टो में बहुत ऊपर ये बात है कि किसानों की परिस्थिति को सुधारना है, उनकी आय को दोगुना करना है, उनको एम्पावर करना है। क्या किया सरकार ने? क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता खेती किसानी की बात ना हो। देखिए, आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र बैठे हुए हैं, वो भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर वही कांग्रेस है जिसने चौधरी चरण सिंह जी को जेल के अंदर डाला था, कोई दूसरी तो है नहीं। क्यों डाला था? जब इतने अच्छे थे तो भाई इंदिरा गांधी जी ने उनको अरेस्ट करके डाला था। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि वो सच्चे हितैषी हैं, वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। अरे भाई, मुझे एक बात का जवाब दे दो ना, आप भी, आरएलडी भी, बहुजन समाज पार्टी, तीनों 2019 में मिलकर के हमारे साथ चुनाव लड़ चुके हैं, परिणाम आपके सामने है। आरएलडी और आप दोनों मिलकर के हमारे साथ 2022 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, परिणाम आपके सामने है। जनता आपको लगातार निकाल रही है, आपके इस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर रही है। ये नेचुरल गठबंधन नहीं है, आप केवल स्वार्थ बस इकट्ठे हुए हैं। और रही बात किसानों के हित की, तो किसानों को किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? किसानों को खाद पर सब्सिडी कौन दे रहा है? किसान को बीज कौन उपलब्ध करा रहा है? किसानों के सम्मान के लिए यदि कोई सरकार काम कर रही है, किसान के धरनों का पेमेंट कौन कर रहा है? तो हजारों करोड़ रुपया छोड़ करके गए थे, ये तो हजारों करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी के लोग वो छोड़ के गए थे। आज गन्ने की हालत देखिए, गन्ने की मूल्य देखिए, कितना बढ़िया सब चल रहा है। तो इनको ये पसंद नहीं आएगा, ये नहीं चाहते। ठीक है राजेश, संजय राणा कुछ कहना चाहते हैं। इनकी राजनीति नहीं होगी। हमाम साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं, बीच में मत बोलिए, देखिए इस तरह किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। 10 सेकंड हमाम साहब खत्म कीजिए, फिर संजय राणा। मैं कहना चाहता हूं सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किसान आंदोलन किस बात को लेकर कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों का भुगतान कर पा रही है, किसान पूरी तरीके से अपमानित किए जा रहे हैं और लगातार उसी को लेकर किसान में आक्रोश। जैसे पॉलिटिकल लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान तो आराम से अपने खेत में काम कर रहा है। चुनाव का परिणाम ये सिद्ध नहीं करता है, आप अहंकार में ना रहिए। अगर आपने जनमानस ने, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने आपको सत्ता दिया है, दल का चुनाव का परिणाम ही तय करता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा कर रहा है। आपने दुबावी वादे किए थे, किसकी बात पर यकीन करना है ये तो जनता ही तय करेगी ना। और जनता के मूड में क्या है, जनता के मन में क्या है, वो ईवीएम का बटन दबाकर तय कर देती है। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आस्था जी 1 मिनट लूंगा और कुछ चीजों को, तथ्यों को सामने रखूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं वो अपनी अपने हिसाब से, समीकरण के हिसाब से बता रहे हैं। अब मैं कांग्रेस से स्टार्ट करता हूं। चौधरी चरण सिंह 24 दिन के प्राइम मिनिस्टर थे और उनका जो पोस्ट था उसको लेने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो कांग्रेस के पास मुंह नहीं है। दूसरा पॉइंट, स्वामीनाथन आयोग 2006 में प्रस्तुत कर दिया गया, तो 2013 यानी हम 14 मान लेते हैं, तब तक स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया गया था। तो कांग्रेस की कथनी करनी में बहुत अंतर है। तीसरा पॉइंट, जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, देखिए समाजवादी पार्टी सिर्फ कहती है किसानों के साथ, उन्होंने किसानों के साथ कभी नहीं दिया। आप गन्ना किसानों के अगर भुगतान की बात करती हैं आस्था जी, 2016 के बाद 95,000
50,000 करोड़ रुपए के बाद कोई भी भुगतान नहीं हुआ था, यानी 16-17 में बिल्कुल भुगतान नहीं हुआ था, किसान परेशान थे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि भाई इसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी में जो होड़ लगी हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी वो सिर्फ एक महत्वाकांक्षी पार्टी है, वो सिर्फ इस समय पॉलिटिक्स कर रही है, देखना चाहती है कि लेना चाहती है, श्रेय लेना चाहती है। उनको ना किसानों से मतलब है ना चौधरी चरण सिंह से मतलब है। और रहा जब हम बात करते हैं जयंत चौधरी जी की और आरएलडी की बात करते हैं, तो आरएलडी के पास भी कोई भी आज के दिन में एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ जाट लैंड और जाट वोट बैंक के सहारे ही अपनी नैया पार कराना चाहते हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या प्लान है किसानों के लिए अगले 1 साल के लिए, तो इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है। अब उठा करके देख लीजिए, जयंत चौधरी सांसद सदस्य बन चुके हैं, एक सांसद हैं, कितने बार इन्होंने किसानों का मुद्दा अगर पार्लियामेंट में उठाया, नहीं उठाया है। कोई भी पार्टी, चाहे वो आरएलडी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, सत्ता की राजनीति कर रही है। इनको किसानों के से कोई भी सरोकार नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी है। जो उनकी आइडियोलॉजी थी चरण सिंह जी की, वो आइडियोलॉजी को ना उनके पौत्र मानते हैं ना समाजवादी पार्टी मानती है। लेकिन हाँ, सरकार को अगर किसानों को हित करना है तो 1965 से एमएसपी लागू है, उसको कानून बनाना चाहिए। किसानों का रिवॉल्व करना बहुत जरूरी है कि सारी इंडस्ट्री एक तरह से बदल चुकी है, सारी इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए, लेकिन एक किसानियत जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और एक किसान है जो अपनी लागत भी निर्धारित नहीं कर सकता, उसको निर्धारित करने के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो बहुत सी सारे लूप होल्स हैं, इन राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा। ये श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होगा। किसानों को भला करना चाहते हैं, अपने नेताओं का आइडियोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको जमीन पे कार्य करना पड़ेगा और जनता के सम्मुख बातों को रखना पड़ेगा। जो कोई भी पार्टी आज के दिन में हमें लगता है कि कोई पार्टी के पास कोई एजेंडा है। ठीक है, वेद मिश्रा जी का रुख करते हैं, आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद जी, क्या आप भी केवल आइडियोलॉजी चौधरी चरण सिंह और जाट और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नाम पर वोट मांगेंगे, या आपके पास भी किसानों के लिए कोई ठोस प्लान है? पूरा किसानों के लिए ठोस प्लान है, जिसके ऊपर लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। आज के 1 महीने पहले हमने ये पूछा कि सरकार ये बताया कि वर्तमान समय में गन्ने का मूल्य क्या है। आज तक सरकार गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पाई। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव थे तो 26 सितंबर को गन्ने का मूल्य घोषित हो गया था। आखिर क्या कारण है वर्तमान पेराई सत्र चल रहा है और गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया? पहली बात। दूसरी बात, अभी संजय जी ने कहा कि जयंत चौधरी जी ने कोई मुद्दा राज्यसभा में किसानों का नहीं उठाया। अभी इसी सत्र में उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया कि खीरी कांड में जो किसान घायल हुए थे उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की खीरी कांड में मुद्दा उठाना मुद्दा नहीं होता है आर्य साहब। मुद्दा वो होता है जो किसानों के हित में काम किया गया हो। मुद्दा वो नहीं होता कि कहां पे हत्या हो इसके लिए आप आंदोलन करें। तो मैं ये चीजों पे आर्य साहब, आप घटनाओं पे ना जाते हुए मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी का जो आधार या बुनियाद है वही किसानी है, वही किसानी है या जाट वोट बैंक है? तो मुझे बता दीजिए आपने उनके लिए क्या किया। समय में जो सरकार है, अलग अलग घटनाओं को कोट करके सवाल आप पूछते आए हैं, आप पूछेंगे, ठीक है, आपका अधिकार है, आप पूछिए, लेकिन मुझे बताइए कि जिस आइडियोलॉजी और विचारधारा और वोट बैंक और किसानों की बात पर आपकी पार्टी टिकी है। किसानों को हम बिजली मुफ्त देंगे। हाँ। तो जब हमने विधानसभा में पूछा हमारे नेता राजपाल बालियान जी ने कि क्या किसानों को मुफ्त बिजली देने का कोई कार्यक्रम है, सरकार ने साफ इनकार कर दिया। तो आखिर सरकार जब अपने वादे से मुकर रही है तथ्यों को ये तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, हम किसानों की जो नई फ्री बिजली की फ्री बिजली की संजय जी एक बार बात पूरी करने दीजिए वेद मिश्र को, उसके बाद में आपको समय दे दूंगी। जवाब नहीं दिया, ठीक है। सरकार ने कोई जवाब नहीं वेद मिश्र, आप ये कह रहे हैं कि आपने हाउस में सवाल पूछे हैं किसानों को लेकर, सरकार से आपने हाउस में सवाल पूछे और सरकारों ने आपको जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि आपके मैनिफेस्टो में या आरएलडी के पास किसानों के लिए कोई प्लान है क्या, या अभी तक आपने क्या किया? तो आपने उसका जवाब दिया। आपने हाउस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका सरकार ने आपको जवाब नहीं दिया। संजय राणा जी, अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं वेद मिश्रा, क्यों कह रहे हैं? तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसानों को फ्री बिजली का मुद्दा है, तो जो नई पॉलिसी आई है उसके हिसाब से होगा कि किसानों को बिल देना पड़ेगा, सब्सिडी उनके अकाउंट में आएगा। जो पहले माफ होता था दूसरी तरह से पेमेंट की जा रही है, और ये इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, इसलिए किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आपको गन्ना किसानों की बात करते हैं तो लागत देख लीजिए कितनी आती है। आर्या जी से पूछिए कि लागत नहीं पता होगी कि एक बीघे खेती में कितनी लागत आती होगी गन्ना की, लेकिन ये गन्ना की बात कर रहे हैं। आज के दिन में तकरीबन 250-350 रुपए का रेट चल रहा प्रति क्विंटल का, तो उस पर बात करनी चाहिए, उस पर सरकार को बोलना चाहिए, उसकी लागत बढ़ाई जाए तो कम से कम किसानों को लाभ मिलेगा। उस पर कोई चर्चा नहीं होती है।
आप विश्वास नहीं करेंगे किसानों का जो आलू की खेती हुई कितनी बर्बाद हुई है, जो आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र में होती है। तो ये सब मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जो ये कथा कथित मैं बोलता हूं, ये किसान नेता अपने आप को बोलते हैं, ये कोई किसान नेता आस्था जी नहीं है, इनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है। ये पूछिए कि जयंत चौधरी साहब या आरएलडीएम का समाजवादी पार्टी कितने बार प्लान लेकर के आते हैं और सरकार के सामने रखते हैं और घेरते हैं। मैं तो बोल रहा हूं भाई, इसके पहले जब चुनाव हो रहा था सब लोग ये बोल रहे थे ये घटना हो गई, जाट इसके साथ नहीं को, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, प्लानिंग पे काम कर रही है। एक 30 सेकंड और मैं आपका लूंगा, जैसे बात कर रहे हैं 2022 तक का किसानों की आय दुगना होने के लिए, लेकिन दुगना ट्रेडिशनल खेती से नहीं होगी। हमको ट्रेडिशनल खेती छोड़ करके दूसरी खेती में मूव करना पड़ेगा, तभी हम उसके आय को दुगना कर सकते हैं। अगर हम गेहूं उगा रहे हैं, सिर्फ गेहूं उगाएंगे तो उससे नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी हैं संजय राणा जी जो विस्तृत चर्चा का विषय है। और किसानों की आय बढ़े, किसानों को सम्मान मिले, उनको उनकी फसल का सही दाम मिले, उनके जीवन का स्तर सुधरे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा होना चाहिए। महेश आर्य जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ है। महेश आर्य जी, मुझे बताइए, विपक्षी दलों ने सरकार जो लेकर आई उसके विरोध के अलावा क्या किया? आपकी सरकार थी, आज वो कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, बीच से बिचौलिए खत्म हो गए, करप्शन नहीं है, सीधा अकाउंट तक पहुंच रही है, और भी बहुत सारी बातें वो गिनवा रहे हैं। किसान कानून लाने की उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है, वो वापस लेने पड़े, उन्होंने काम समझा नहीं पाए। आस्था जी, बीजेपी प्रवक्ता के पास तो कुछ तथ्य बताने के लिए है नहीं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक, मैं तो उनको सलाह दूंगा संजय भाई को कि बहुत अच्छे प्रवक्ता साबित हो गए, भारतीय जनता पार्टी की समझता लेकर के प्रवक्ता बने और फिर उनका पक्ष रखें। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया। आप जवाब दीजिए महेश आर्य जी। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की बात की है। किसान सम्मान निधि को 2000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनका अपमान है। ऐसे समझिए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, उससे कोई किसानों का हित होने वाला नहीं। ये लालच डालने की कोशिश किया गया। उन्होंने डीएपी की खाद की बोली, डीएपी की खाद की बोली 5 किलो कम कर दिया और उसको अवेलेबल नहीं। किसानों की मौत हो गई, लाइन में खड़े खड़े, डीएपी नहीं मिल पाई। अब आप समझ लीजिए कितने, जब कोरोना कार्यकाल चल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम कर रही थी। देखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विरोध के अलावा आप लोगों ने खुद से क्या किया किसानों के लिए, इस पर आपको बोलना था। ठीक है, आप विरोध कीजिए, आप विपक्षी दल हैं, लेकिन मैंने ये पूछा कि जब आप सरकार में थे तो आपने क्या किया। राजेश चौधरी जी, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। सवाल आपने सुनी लिए होंगे कि क्या आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। 20 सेकंड, राजेश चौधरी जी। देखिए, विशुद्ध रूप से जाति की राजनीति करने का काम आरएलडी और समाजवादी पार्टी करते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूँ, विधायक हूँ। मेरी विधानसभा में 40% से अधिक जाट वोट है, सब मुझको देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मुझे विजयी बना करके भेजा, इनकी जमानत जब्त कर दी, तीसरे नंबर पे थे वहां पे। तो ये इनको स्वीकार कोई करने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल राष्ट्रीय नेता सिंचाई होती थी, उनकी बोरिंग किसानों की आस्था। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। पक्ष और विपक्ष दोनों की बात बिल्कुल साफ है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे ले जाने वाली पार्टियां या गठबंधन में जो दल उनके साथ हैं, वो किसानों को लेकर सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ सरकार है, वो कहती है 100 बातों का एक जवाब, जनता का वोट। जनता बार बार हमें चुनती है, हमारे वादों पर यकीन करती है और जो योजनाएं हम किसानों के लिए लाते हैं उन पर मुहर लगती है क्योंकि जनता हमें चुनती है। बहरहाल किसानों को लेकर, वोट बैंक को लेकर राजनीति चलती रहेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2024 की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती का जरूर मौका था। हर दल ने कोई ना कोई कार्यक्रम रखा और मैसेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटों और किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ग्राउंड पर सभी पार्टियां अपनी तैयारी करने में जुटी हुई हैं। 2024 तक देखना होगा कि यूपी विधानसभा में प्रमुखता से इस बार रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटलैंड और किसानों की राजनीति। क्या ये मुद्दा 2024 तक भी चलता है? क्या मैसेज देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? महाबैस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं हमारा खास शो एनकाउंटर।